गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन। माय डियर, आप सबका रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस खूबसूरत सा छोटा सा और प्यारा सा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, और ये आपका सेकेंड लेक्चर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मैंने पिछले क्लास में यह भी जिक्र किया कि रियल में रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो उस केस में मैंने बताया एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर के तो वहां पे मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट हो रही थी, लेकिन जब हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर के तो यहाँ पे मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आज जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है, कौन ऐसा चीज है जिससे आपको ये सिद्ध किया जाता है कि आप मेल हो, या फिर किस तरीके से आपको पता चलेगा कोई इंसान मेल है या फिर फीमेल है, सारे चीज के बारे में जिक्र करेंगे। हम कैसे समझेंगे कि इस इंसान से बच्चे का फॉर्मेशन हो सकता है, ये इंसान बच्चा पैदा कर सकते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, हर एक चीज को मैं एक लाइन बाय लाइन नहीं वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूंगा। माय डियर, अच्छे से देखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम जो मेल में पाया जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, उसी को हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं इन एकदम सिंपल लैंग्वेज। ध्यान से देखो, एक ऐसा सिस्टम जो कि मेल में पाया जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं एक फिगर बना रहा हूं आपके सामने, जरा ध्यान से देखिएगा। आपके सामने जो फिगर है वो ये है, अच्छे से देखना। ध्यान से देखना रे, ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, अच्छे से देखो मेरे भाई, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये दो जो गोला गोला दिख रहा है, इसका नाम है टेस्टिस। क्या नाम है? टेस्टिस। यानी ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, इसका नाम है टेस्टिस। अच्छे से देखना, टेस्टिस है, और ये टेस्टिस से दो वायर निकला है, इसको हम लोग बोलते हैं वेस डिफरेंस। क्या बोलेंगे? वेस डिफरेंस। इसका नाम है वेस डिफरेंस। सुनना अच्छे से मेरे भाई, यानी ये है टेस्टिस और ये जो दो वायर गया है इसका नाम क्या है? वेस डिफरेंस। और ये जो आपके सामने दिख रहा है ये है पेनिस। पेनिस, अच्छे से देखो, पेनिस है। अब जरा ध्यान से देखना, आपके सामने ये फिगर बन करके तैयार है, आपको सिर्फ समझना है। सबसे पहली बात कि इंसान के दिमाग में एक बात घुसा हुआ है कि पेनिस जो है ना, यही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक अहम पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका टेस्टिस। टेस्टिस से ही एक हार्मोन निकलता है, टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि इंसान को मेल होने का एहसास दिलाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिसके अंदर नहीं पाया जाएगा वो इंसान मेल नहीं कहलाएगा, एक सिंपल लैंग्वेज में एकदम नहीं कहलाएगा, उसको आप दूसरा नाम दे सकते हो, कभी भी वो मेल नहीं कहलाएगा। मेल को कहलाने के लिए वहां इस टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलना चाहिए कभी कभी। यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की संख्या हमारे बॉडी में कितनी होगी? आप बोलोगे 2 होगी, पहला और दूसरा। अब टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कैसे पता चलेगा आपको कि ये जो इंसान है वो बेसिकली मेल है या फीमेल है? तो मेल को एहसास दिलाने के लिए यही टेस्टिस है। जिस इंसान के अंदर टेस्टिस पाया जाता है उस इंसान को मेल कहा जाता है, ठीक है। यानी मेल जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं मेल जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी मेल का। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहीं से हर एक चीज का निर्माण होता है। इसके अंदर में बनता है स्पर्म बनता है। स्पर्म क्या होता है भैया? तो स्पर्म के सहारे ही कोई इंसान दूसरे बच्चे का फॉर्मेशन कर सकते हैं, दूसरे बच्चे को पैदा कर सकते हैं। समझ में आया? जरा ध्यान से देखो, तो आपके सामने ये जो फिगर बना हुआ है, प्लीज अच्छे से देखना, आपको ना समझ में आए तो फिर बताना। आपको इतना बात पता चल गया कि भैया टेस्टिस की संख्या 2 होगा, टेस्टिस से निकलेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इस टेस्टिस को जिस वायर से जोड़ा जाता है उसका नाम है वेस डिफरेंस, और यह है पेनिस। अगर आपसे पूछ दे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मेन पार्ट कौन है, तो आप क्या बोलोगे? पेनिस या टेस्टिस? ऑब्वियसली टेस्टिस बोलोगे, क्योंकि टेस्टिस के सहारे ही सारा कुछ होगा। अब जरा ध्यान से देखना, यह जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऊपर से एक परत चढ़ाई जाती है। ये ध्यान से देखो यार, यहाँ ध्यान से देखो, ये जो है इसके ऊपर में एक परत चढ़ाई जाती है, इसके ऊपर में एक परत चढ़ाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं अधिवेशन, जिसको एपिडिडिमस के नाम से जानते हैं। एपिडिडिमस, सुनना अच्छे से, एपिडिडिमस जो होती है वो बेसिकली टेस्टिस को सुरक्षा प्रदान करती है। एपिडिडस नामक, जिसको अधिवेशन बोलते हैं, यही टेस्टिस को सुरक्षा प्रदान करती है। अब जरा ध्यान से देखो, टेस्टिस का निर्माण कहाँ होगा? टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण होगा, इसका मतलब स्पर्म का निर्माण टेस्टिस के अंदर होता है, ठीक है। और जो स्पर्म बनता है उसी स्पर्म को टेस्टिस से पेनिस तक ले जाने के लिए जो काम करता है उसका नाम क्या है? वेस डिफरेंस। ये जो वेस डिफरेंस है मेरे भाई, यही इस टेस्टिस में बने हुए स्पर्म को पेनिस तक लाता है, और पेनिस
फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में उसको प्रवेश करवाता है और कुछ भी नहीं। पेनिस का कोई काम नहीं है। पेनिस का एक सिंपल सा काम है कि ये बेसिकली स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचाना, बाकी कुछ भी नहीं। मेल होने का एहसास दिलाएगा, वो आपका टेस्टिस कहलाएगा और कुछ नहीं। समझ में आया? जरा ध्यान से देखो। अब बात आती है कि सर टेस्टिस का निर्माण, अगर एक गो टेस्टिस हुआ तब क्या होगा? देख भैया, एक गो टेस्टिस होगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से एक गो किडनी था, एक गो किडनी खराब हो गया था तो कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, बस यही था कि यहाँ पे एक गो टेस्टिस रहेगा तो एक फर्क पड़ेगा कि स्पर्म की क्वांटिटी कम जाएगी। समझ में आ रहा है? क्वांटिटी कम जाएगी, बाकी आप जिंदा रहोगे, मस्त रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो एक बार में अगर एक बार में 7 ml स्पर्म अगर रिलीज कर पाते हैं कोई इंसान, तब जाकर के समझो कि वो बच्चे का फॉर्मेशन कर देंगे, बच्चे का निर्माण होगा। अदरवाइज बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाता है। ठीक है? तो कम से कम 7 मिलियन तो 7 ml चाहिए ही चाहिए। जरा ध्यान से देखो, जब हम बात करते हैं इस रिप्रोडक्टिव पार्ट को लेकर के, जो आपके सामने टेस्टिस बना हुआ है, उस टेस्टिस को जरा ध्यान से समझना। बात आती है कि सर अगर हमारे बॉडी के अंदर स्पर्म को बनाना है तो फिर क्या करना होगा? तो एक बात सुनना, अच्छे से सुनना। हमारे बॉडी में, सुना रे, हमारे बॉडी के अंदर जो है वो बेसिकली, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर में अगर हमारे बॉडी के अंदर में टेस्टिस रहता तो उसकी भी टेम्परेचर कितनी होती? 37 डिग्री सेल्सियस होती। लेकिन भगवान बड़ा चालाक थे, वो जैसे ही इसको अंदर में डाले तो उनको एक बात का एहसास हुआ कि जैसे ही हम इस टेस्टिस को बॉडी के अंदर में रखते हैं, इसका मतलब बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब इसका भी टेम्परेचर हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये बॉडी के अंदर है। कुछ दिन के बाद उन्होंने देखा कि अरे भैया, जैसे ही इसका अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो जाती है तब स्पर्म का निर्माण होता है, लेकिन डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्पर्म अच्छे से बन नहीं पाता है। उसने तुरंत सोचा अगर स्पर्म नहीं बन पाता है, इसका मतलब इसको कम टेम्परेचर की जरूरत है। अगर कम टेम्परेचर की जरूरत है तो बॉडी के अंदर रखेंगे या बॉडी के बाहर? सोच के बताना, बॉडी के अंदर या बाहर? आप बोलोगे कि सर अगर कम टेम्परेचर की जरूरत है तो बॉडी के बाहर रखना पड़ेगा। भगवान बड़ा होशियार थे, उन्होंने इस रिप्रोडक्टिव पार्ट को बॉडी के बाहर रख दिया। ठीक है? यानी एक बात बताना, पेशाब का निर्माण कहाँ हो रहा था? किडनी में। बॉडी के अंदर है या बाहर? अंदर में है। अगर अंदर में है तो पेशाब जब कोई इंसान करता है, यूरिन जब पास करता है तो यूरिन गर्म होता है या ठंडा? ऑब्वियसली गर्म होगा। क्यों गर्म होगा भैया? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब काफी ज्यादा गर्मी है, तो पेशाब गर्म होगा। लेकिन अगर स्पर्म तो गर्म नहीं होता है। क्यों? स्पर्म ठंडा होता है। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस नहीं, अप्रॉक्स 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। समझ में आ रहा है बात? स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, स्पर्म डिस्ट्रॉय ना हो, स्पर्म मरे नहीं, स्पर्म वेस्ट ना हो, इसके लिए 30 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए टेम्परेचर बॉडी का, तब जाकर के स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होती है। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। यानी मैं एक बात बताया आपको कि स्पर्म की क्वालिटी को अच्छे करने के लिए, यानी स्पर्म अच्छा तब होगा जब उसका जो टेम्परेचर है वो कम होगा। इसलिए देखना कि स्पर्म जो होता है ना, वो बेसिकली गर्म नहीं, ठंडा होता है। स्पर्म ठंडा होता है। इसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर कम होता है, यानी उसका जो टेम्परेचर है, उसके फॉर्मेशन के लिए जो उसका टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 25 से 30 सही है। बाकी ज़्यादा होता है तो फिर डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गया? चल देख, आगे बढ़ो। अब जरा हम बात को आगे बढ़ाते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं एक और चीज़ को। अच्छे से देखना, एक बात बताना, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल में, वो क्या है? टेस्टिस या फिर पेनिस? टेस्टिस है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो टेस्टिस है ना मेरे भाई, यही टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होगा। कब? जब तुम्हारी एज 12 से 13 साल हो जाएगी। तब जब 12 से 13 साल किसी इंसान की एज हो जाती है, तब जाकर के वहां पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलना स्टार्ट हो जाता है। और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक लड़का को लड़की की तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं रहेगा, मतलब ये टेस्टिस नहीं रहेगा, यानी लड़का है, कोई अट्रैक्शन नहीं, कहीं से कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। अट्रैक्शन का काम जो एक दूसरे को अट्रैक्ट जो करवाता है वो टेस्टिस होता है, जो कि एक लड़की की तरफ लड़का को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि नेचुरल है, नेचुरल टेंडेंसी है, भगवान ने ऐसा करके भेजा है, तो क्या करोगे? ठीक है? जरा ध्यान से देखो, अगर कोई इंसान है, अगर वो इंसान, सपोज करो कि उस इंसान के
उस इंसान से अगर टेस्टिस को बाहर कर दिया जाएगा तो क्या कभी भी वो अपने आप को मर्द का एहसास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्या रीजन है? तो भैया रीजन यही है कि अभी अभी मैंने बताया कि मेल को मेल होने का एहसास जो है वो टेस्टिस कराता है, बाकी कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? यानी यहीं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा और यही टेस्टिस जो है, यही टेस्टिस एक मेल को फीमेल की तरफ अट्रैक्ट करवाएगा। अगर यही मेल को फीमेल की तरफ अट्रैक्ट करवा रहा है, इसका मतलब ये मेन पार्ट है। अगर जो मेन पार्ट है उसी को काट कर हटा देंगे, उसी को अगर हटा दिया जाएगा तो फिर क्या कभी भी मेल फीमेल की ओर अट्रैक्ट होगा? एकदम नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं। समझ पा रहे हो? यानी आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आपका टेस्टिस है। समझ में आया? यहां से स्पर्म निकलता है। स्पर्म में भयानक गंध होती है, बहुत ज्यादा गंध होता है। जैसे देखो, और मेल में ही स्पर्म निकलता है। देखो जैसे कुत्ता सब जो होता है, कुत्ता जो होता है वो उसमें सूंघने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। वो जहाँ पे उसको अपना दायरा बनाना रहेगा कि नहीं ये मेरा एरिया है, वहां पे वो स्पर्म निकालते हैं, पेशाब कर देते हैं, ठीक है। और पेशाब करते हैं तो उसमें स्पर्म वो डालते हैं, होगा कोई स्पर्म निकालते हैं, तब जाकर के सुनो उसमें सूंघने की कैपेसिटी ज्यादा है। आप जैसे ही कोई दूसरा कुत्ता उसके एरिया में प्रवेश करता है तो झाँव 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 बोलने लगता है। क्यों? या फिर दूसरा कुत्ता जब आता है तो उसको गंध की वजह से पता चल जाता है कि नहीं ये मेरा एरिया नहीं, मैं दूसरे के एरिया में प्रवेश कर गया हूं, क्योंकि उसमें भयानक गंध होती है। समझ में आया? तो स्पर्म की ये पूरा ये आपको टेस्ट समझ में आ गया ना? आप ध्यान से देख, ये जो वेस्ट डिफरेंस है ये क्या होता है, अच्छे से देखो। वेस्ट डिफरेंस का काम होता है कि टेस्टिस के अंदर बने हुए स्पर्म को पेनिस तक पहुंचाना, और पेनिस का काम होता है यहां तक अगर स्पर्म पहुंचा है तो इसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रवेश करवाना, बाकी कुछ भी नहीं। क्लियर? अब देखो, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान का वेस्ट डिफरेंस को ही काट के हटा दिया जाता है, तो वेस्ट डिफरेंस को काट के हटा देंगे तब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर टेस्टिस को बाहर कर देंगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सुनो, एक होता है नसबंदी, अच्छे से देखना रे, एक होता है नसबंदी, अच्छे से देखो मेरे भाई, नसबंदी। अब बात आती है कि ये नसबंदी क्या है, सुन ले। नसबंदी उसको बोलते हैं जब किसी मेल में ये जो वेस्ट डिफरेंस है इसको काट करके हटा दिया जाए, यानी यहां से इसको और यहां से इसको अगर हटा देते हैं काट करके, ठीक है, अगर इन दोनों को काट करके अगर हटा देते हैं रहेगा वहीं पे, लेकिन इस दोनों के ये जो वेस्ट डिफरेंस है इसको अगर काट करके हटा देंगे, इसी को नसबंदी बोला जाता है। यानी वेस्ट को काटना वेस्कोटोमी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेस्कोटोमी। अच्छा से देखो, वेस्ट को कहलाना वेस्कोटोमी कहलाएगा। समझ में आया? यहां से बच्चा रटता है कि नसबंदी होता है, उसमें ये करता है वो करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेस्कोटोमी कहते हैं। रे पगला, वेस्ट पाया जाएगा पुरुष में तो उसको काट के हटाएंगे तो वेस्कोटोमी कहलाएगा। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, वेस्ट को काटना वेस्कोटोमी कहलाता है। अब देखो, अब इसके काटने से क्या फर्क पड़ेगा पुरुष के अंदर? कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक ही फर्क पड़ेगा कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। देख, अगर इसको काट के हटा देंगे तो स्पर्म तो बनवे करेगा। ये जो आपके सामने टेस्टिस है भाई, इस टेस्टिस में स्पर्म बनवे करेगा। टेस्टिस में स्पर्म बना, लेकिन स्पर्म बनेगा और यहां तक जाएगा और यहां जाएगा तो बोलेगा जा ये तक कट्टल है, यहां तक तो हम जाइए नहीं करेंगे, अब वहीं पे बैठल है आराम से। समझ में आया? वहीं पे मुंह लटका के बैठ जाएगा और कुछ दिन के बाद 20-25 मिनट के बाद मर जाएगा, क्योंकि मैं बताया हूं कि 20 मिनट इसकी जो टाइम पीरियड है वो 20 मिनट होती है, यानी 20 मिनट तक वो जिंदा रहता है, 20 मिनट के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहां से जैसे जा रहा है और यहां पे गया और उदास हो गया, लो अब इसके आगे जगह नहीं है तो हम जाए कहाँ, अब वहीं पे बैठल है, धरना वहीं पे दे ले, लाइसेंस हम आएगा इसको खत्म करके उड़ा देगा। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली ये है। अब ध्यान से देख, इंसान जो है, मनुष्य में भी पुरुष स्पर्म बना पा रहा है, इस जो टेस्टिस से स्पर्म बना पा रहा है, लेकिन स्पर्म जो बन रहा है वो बेसिकली पेनिस तक पहुंच ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? अगर पेनिस तक नहीं पहुंचेगा तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में कैसे प्रवेश करेगा? नहीं करेगा। यानी आप सब चीज कर सकते हैं, मतलब आप जो है, मैं ये बोल रहा हूं कि आप हर एक चीज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बस आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। आपको पुरुष होने का एहसास होगा, लेकिन आप बच्चा पैदा नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि जो नस जो है, जिस नस के माध्यम से स्पर्म वहां तक पहुंचता, उसी नस को तो आपको आपके डॉक्टर ने काट के हटा दिया। समझ में आ रहा है? जब डॉक्टर काटिए दे ले वहां से, तो स्पर्म वहां तक पहुंचबे नहीं करेगा, यहीं तक जाएगा, इसके बाद मर जाएगा। अब मर जाएगा तो आपके दिमाग में बात आएगी कि सर अगर मर जाएगा तो फिर इसका इलाज कैसे होगा? अरे पगला, एक बात सुन लो, पिछले क्लास में, कई क्लास पहले हम बता चुके हैं कि अगर मर जाएगा तो फिर इसका इलाज क्या है। तो इसका मतलब
स्पर्म बना और वहाँ जाके मर गया, स्पर्म बना 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 वहाँ जाके मर गया, वहाँ पे तो बहुत इकट्ठा हो जाएगा। इसके बाद ऐसा स्थिति आएगा कि तबीयत खराब हो जाएगी, फिर बीमारी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। सुनो अच्छे से, आप कोई भी स्पर्म जो है एक तरह की कोशिका ही तो बोल सकते हो उसको। अगर यहाँ पे ये जाके मर गया तो सुनना, मर गया तो फिर यहीं पे जमा नहीं रहेगा। एक बात बताना, गांव घर में कोई इंसान मर जाता है, फिर दूसरा इंसान मर जाता है, कुछ दिन के बाद तीसरा इंसान मर जाता है, कुछ दिन के बाद चौथा इंसान मर जाता है, सभी को जमा करके रखते हैं क्या? सबको जमा करके रखते हैं? नहीं बोलो ना, नहीं रखते हैं। जब सबको हम जमा करके नहीं रखते तो क्या सबको बारी बारी समझा करके श्मशान घाट पे दफना देते हैं? ऐसा ही यहाँ पे होता है। जैसे सुनना अच्छे से, यहाँ पे यही होगा कि यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये रहेगा नहीं। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ध्यान से देखो, सुन लेना अच्छे से। मैं आपके सामने कुछ फिगर बना रहा हूँ। अरे यार रुक जा, ये आपके सामने जो बना है अच्छे से देखना। और ये जो है ये बेसिकली ये अच्छे से देखो, यहाँ पे जो पाया जाएगा उसका नाम था न्यूक्लियस। अगर आपको याद होगा तो ये न्यूक्लियस था। ध्यान से देखना, ये न्यूक्लियस था ना? अच्छा देख मेरे भाई, ये आपका न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस। अब जरा ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियस था। और ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है इसका काम क्या था अच्छे से बताता हूं मैं। ये एक कोशिका बना है, सबसे पहले ये कोशिका है, ठीक है? इसके अंदर में न्यूक्लियस, सुन रहा है ना? इसके अंदर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ में क्या है? ध्यान से देखो, ये चारों तरफ में बहुत सारा इसका पड़ोसी सब बैठल है, इसके लोग बैठे हुए हैं, कुछ करना मत। ध्यान से देख, हम आपको इस तरह से समझा देंगे ना कि मजा ना आ जाए तो फिर कहना। देख, यह पूरा का पूरा आपका कोशिका है, ठीक है? और कोशिका के अंदर में न्यूक्लियस है। अगर ये कोशिका के अंदर में न्यूक्लियस है तो सोच के बताना सेंटर पे कौन हुआ? आप बोलोगे कि सर सेंटर पर तो न्यूक्लियस है, सेंटर पर तो न्यूक्लियस है, बाकी कुछ नहीं। एक बात बता, मैं एक टीचर हूं और मेरे चारों तरफ में अगर स्टूडेंट रहेगा तो मैं बीच में रहूंगा, बोलिए नहीं रहा, बीच में रहेंगे तो उस सारा का सारा जो स्टूडेंट है उसको कंट्रोल कौन करेगा? मैं करूंगा, यानी टीचर उसको कंट्रोल करेगा। नहीं समझ में आया तो सुनो, एक क्लासरूम है मेरे भाई, तो क्लासरूम के अंदर बहुत सारा स्टूडेंट रहेगा, और जो स्टूडेंट है यानी सारा का सारा स्टूडेंट है, और जितने भी स्टूडेंट है सबको कंट्रोल कौन करेगा? मैं करूंगा, एक मास्टर करेगा, एक टीचर करेगा। यानी जो कंट्रोल करने का काम करता है कोशिका के अंदर उसको हम लोग बोल देंगे मास्टर। लेकिन जिसके अंदर में करता है उसको क्या बोलेंगे? कोशिका। कोशिका के अंदर में कर रहा है। तो ध्यान से देखो, ये जो है ये न्यूक्लियस है, और ये जो न्यूक्लियस है ये बीच में है। इसका मतलब इस सारे का सारा जितना सारा चीज दिख रहा है ना, इन सारे चीजों को जो कंट्रोल करने का काम कर रहा है वो कर रहा है न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस इस कोशिका के अंदर जितनी भी चीजें हैं सारे के सारे चीजों को कंट्रोल कर रहा है, सारे के सारे चीजों को कब्जा में रख रहा है, ज्यादा इधर उधर नहीं करने दे रहा है, लेफ्ट राइट नहीं करने दे रहा है, उचक्कागिरी नहीं करने दे रहा है, इसका मतलब वो इसको कंट्रोल कर रहा है। जो इसको कंट्रोल करेगा उसको हम लोग मास्टर बोलेंगे या नहीं? मास्टर बोलेंगे। लेकिन इस न्यूक्लियस को किसका मास्टर बोलेंगे? किसका मास्टर बोलेंगे? किसका मास्टर बोलेंगे? बोलना। कोशिका का मास्टर बोलेंगे। यहां से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कोशिका का मास्टर किसको कहा जाएगा? तो कोशिका का मास्टर न्यूक्लियस को कहा जाएगा। ध्यान से सुनना, ये जो कोशिका का मास्टर जो है यानी मास्टर ऑफ द सेल, मास्टर ऑफ द सेल किसको बोलेंगे? न्यूक्लियस को बोलेंगे। इस न्यूक्लियस को हम लोग मास्टर ऑफ द सेल बोलते हैं, कोशिका का मास्टर बोलते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे चीज को कंट्रोल करेगा। सवाल पैदा होता है कि अगर कोशिका के अंदर कुछ चीजें ऐसी है जो कंट्रोल नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? एक बात बता, अगर टीचर मैं टीचर हूं और स्टूडेंट बहुत सारा बैठा है, अगर वो मेरे से कंट्रोल नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? उसको बोलेंगे, एक दो बार समझा देंगे, नहीं समझेगा फिर लतिया जुतिया देंगे, अगर उससे भी नहीं समझेगा तो भगा देंगे। समझ में आ रहा है? अगर उससे नहीं भाग रहा है तो फिर मैं दूसरा टीचर को बुलाऊंगा यहाँ, तो वो मेरे से ज्यादा अगर सीनियर है तो उनकी बात मानेंगे, वो मारू के भगा देंगे। अच्छे से समझना कॉन्सेप्ट को। यानी ये जो कोशिका है आपके सामने, देखिए यहाँ ये जो कोशिका है इसके अंदर में है न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस है सारे के सारे चीज को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने का काम कर रहा है कौन? बोलो ना, न्यूक्लियस कर रहा है। इसका मतलब मास्टर ऑफ द सेल किसको बोलेंगे? कोशिका का मास्टर किसको बोलेंगे? तो न्यूक्लियस को बोलेंगे। अच्छे से देखना, ये न्यूक्लियस को कोशिका का मास्टर बोलेंगे। अब जा ध्यान से देख, ये जो मास्टर है ये बेसिकली कंट्रोल कर रहा है टीचर को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक दूसरे में सट रहा है। देखो ये इसमें सटल है, ये इसमें सटल है, यहाँ पे बदतमीजी देख, ये दोनों सटल है, और ये देखो ये भी धीरे धीरे सट रहा है, ये दोनों तो सटले है पहले से। अब मास्टर को गुस्सा आ गया, ये बोल रहा है रे पगलवा सब, तू लोग सटा कहा है रे, तू सब कहाँ सटा हुआ है पगला?
तो ये क्या बोल रहा है तीनों, हम सटेंगे सर, आप कौन सी कर लीजिएगा, आपको जो करना है कर लीजिए, हम तो सटवे करेंगे। अच्छा, तो इसको बोला न्यूक्लियस बोला, मास्टर बोला नहीं सुधरेगा, नहीं समझेगा तू, हटेगा नहीं, ये बोलता है नहीं नहीं हटेंगे। ठीक है तू नहीं हटेगा तो दूसरे को बोलते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस बोलना स्टार्ट किया, ये दोनों चोर को, रे पगला तू कहाँ सटल रे, तू हट। तो नहीं हम नहीं हटेंगे, पहले उसको हटाइए तब हम हटेंगे। अब जाते हैं इसको कहने के लिए मास्टर कि रे भाई तू हट जाइए, नहीं हट रहा है। नहीं सर पहले उसको हटाइए तब हम हटेंगे, आने तो छोड़ दीजिए हम नहीं हटेंगे। लो ये पगला दोनों लड़ाई कर रहा है, मास्टरों लड़ाई कर रहा है। अब क्या करेगा बेचारा, समझा रहा है, इसको बोला है समझने के लिए, रे हट जाना यार, नहीं हम नहीं हटेंगे, पहले इसको हटाइए। ये जो ये कहा सटा हुआ है तो हम सटवे रखेंगे, हम भी सटेंगे। इसको आए कहने न्यूक्लियस की रे तू हट जा, नहीं पहले उसको हटाइए, सब तो आपस में सटिए रहा है, तो हम सट रहे तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक है तो जा ध्यान से देख, तब यहाँ पे मामला एकदम गड़बड़ था, इसका बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो ये जा करके इन्फॉर्म करता है, एगो को उठाता है और इसको बोलता है हो चचा 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 हो तो का, अरे सुना मर्दे, तो बोला ना तो बाहर निकला जरा, यहाँ आइए। और ये जो बेवकूफ़ सब जो दोनों आपस में आया, न्यूक्लियस और ये जो है चचा, इसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है, लाइसोसोम। बोला लाइसोसोम चचा, तो हाँ वो बोला। तो लाइसोसोम चचा को बुलाया और बोलता है देखा ना, दोनों आपस में आकर के गुप्त रूप से बात कर लिया कि देखो ना ये छोड़ा सब तो बातें नहीं मान रहा है कोरती। उसको बोलने हटने के लिए तो बोल रहा है पहले उसको हटाइए, और उसको बोलने हटने के लिए तो बोल रहा है उसको हटाइए, ये तो कंट्रोल में नहीं है। लाइसोसोम को जैसे ही बोला न्यूक्लियस आकर के कि भाई ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ ये सब बात मानिए नहीं रहा है। लाइसोसोम बोला नहीं मान रहा है, ये पागल सब तेरा आपका बात नहीं मान रहा है, आने दीजिए हमको। अब लाइसोसोम आ रहा है, ध्यान से देखना, लाइसोसोम आ रहा है। ठीक है लाइसोसोम इसके अंदर आया, सुन रहा है ना, लाइसोसोम इसके अंदर आ गया, देख लो। अब तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ये और समझा देता है। ये बोल दिया लाइसोसोम अच्छा एक बार और समझा दीजिए, नहीं मानेगा, इसके बाद हम इलाज करते हैं। न्यूक्लियस फिर बोल रहा है रे भाई तू लोग साइड हो जा, बोल रहे हैं ना इतना देर से नहीं साइड होंगे, तो आप कहाँ इतना जिद कर रहे हैं, हम नहीं होंगे साइड, आप कुछ कर लीजिएगा। अच्छा नहीं होगा साइड तो नहीं होंगे, अच्छा रुक जा, नहीं होगा तो हम इलाज करते हैं। अब ये आया दौड़ बोल रहा चाचा ये बातें नहीं मान रहा है मेरा। लाइसोसोम को गुस्सा आया, लाइसोसोम बोला रे, यहाँ पे आकर के बोला रे कौन सा बात नहीं मान रहा रे। ये तीनों पगला गुस्सा करके बोलता हम नहीं बात मानेंगे, इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये दोनों नहीं मान रहा है। तो बोला रे तू कहा नहीं मान रहा है, तो ये बोल रहा है हम भी नहीं मानेंगे सर, ये दोनों नहीं मान रहा है तो हम कहे माने, ये तीनों नहीं मान रहा है तो हम कहे माने, हम भी तो पैसा देते हैं यहाँ पर। अब देखो इसको गुस्सा आया लाइसोसोम को, ये लाइसोसोम को गुस्सा आया, लाइसोसोम बोलना यहाँ पे आया और बोल रहा नहीं हटेगा, तो नहीं अच्छा समझा देते हैं, देख भाई हट जाओ नहीं तो मामला एकदम टाइट कर देंगे, हट जाओ। ये क्या कर रहा है, मेरा मामला टाइट कीजिए, पहले इसका मामला टाइट कीजिए। इसको गुस्सा आया, अब ये आके ये दोनों को पकड़ा, ध्यान से देखना, ये दोनों को पकड़ लिया, अब इसको पकड़ के बाहर कर दिया। ध्यान से सुनना, इस दोनों को पकड़ करके क्या किया, सो ध्यान से देख रहे हो ना, ध्यान से देखो। अरे यार ये बाहर नहीं हो रहा है, यानी ये दोनों को उठाया और ये दोनों को उठा करके क्या कर दिया, तो बिल्कुल बाहर कर दिया, सुनना अच्छे से, बाहर कर दिया। अब यहाँ पे एकदम खाली जगह बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, सुन रहा है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। लो एकदम वैसा ही कर दिया, खाली कर दिया, हटा दिया, भगा दिया, बाहर निकल के फेंक दिया। अब इसको कह रहा रे तू बात मानेगा कि नहीं, तो नहीं हटाना है आपको, क्लास से हटा दीजिए, हम बातें नहीं मानेंगे। अच्छा ठीक है, तो ये गुस्सा करके आया और इसको हटा दिया। सवाल पैदा होता है कि अकेला आदमी तीनों को कैसे हटा दिया, तीनों पांचों को कैसे हटा दिया, सवाल यहाँ पे है। तो भैया इसके अंदर में एक चीज पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके पास रहता है, कहता नहीं हटेगा, तो नहीं हटेंगे, नहीं हटेगा, नहीं हटेंगे, तो लोग छिड़क देते हैं। छिड़कना स्टार्ट किया, जैसे ये छिड़कना स्टार्ट किया तो छिड़कते ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको मार करके खत्म कर देता है। सॉरी हाइड्रोक्लोरिक नहीं मेरे भाई, हाइड्रोलाइटिक एसिड, सॉरी यार माफ करना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, हाइड्रोलाइटिक एसिड पाया जाता है। और ये जो हाइड्रोलाइटिक एसिड है वही छिड़कना स्टार्ट करता है, और इसी को छिड़कते ही सारा का सारा चीज़ मर जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। समझ में आया बात। तो हाइड्रोलाइटिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एसिड उसको खत्म कर देता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर जो चीज़ें इसके अंदर बदतमीजी कर रही है उस चीज़ को खत्म करने का काम या फिर उन चीज़ों को क्लास से बाहर फेंकने का काम कौन किया, कौन किया मेरे भाई? आप बोलोगे कि सर लाइसोसोम किया। लाइसोसोम का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस क्लास को पूरा शांत कराया है। समझ में आ रहा है बात। यानी लाइसोसोम भी होता है जो इस पूरे के पूरे क्लासरूम को अगर कोई नहीं शांत कर पाएगा तो वो लाइसोसोम शांत करता है। बदतमीजी करेगा, हाइड्रोलाइटिक एसिड फेंक करके उसको खत्म कर देगा। समझ में आया बात। आगे देखो, लेकिन ये बात होती है कभी कभी कि सर
कभी कभी ये बात होती है कि सर अगर जितना भी इंसान है अगर कोनो नहीं बात मानेगा तब क्या करेंगे, अगर कोनो नहीं बात मानेगा तब क्या करेंगे। एक बात बता, तुम लोग में से अगर कोनो मेरा बात नहीं मानोगे तो हम क्या करेंगे, क्लास छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, हम सरेंडर कर जाएंगे, भाग जाएंगे, बोलेंगे नहीं हम इतना नहीं पढ़ाएंगे। समझ में आया? ऐसा यहाँ पे होता है, यानी यहाँ पे सब बदतमीजी करना स्टार्ट कर दिया, सबे हल्ला गुल्ला करना स्टार्ट कर दिया, सब एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर दिया, पूरा अपना एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब देख, सब अगर एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर दिया है इसका मतलब मामला एकदम गंभीर हो चुका है। ये न्यूक्लियस बोलता है रे भैया शांत हो जाओ, कोई शांत नहीं हो रहा है, बोल रहा है उसको शांत करो, उसको शांत करो, हम शांत हो भी नहीं करेंगे, आपकी बात हम नहीं मानेंगे। ये दौड़ा दौड़ा फिर लाइसोसोम के पास आता है, बोलता है लाइसोसोम चाचा देखिए ना कोई बातें नहीं मान रहा है। लाइसोसोम आकर के फिर समझाना स्टार्ट करता है, रे बबुआ शांत हो जाना, कहे न्यूक्लियस चाचा को परेशान, न्यूक्लियस भतीजा को परेशान कर रहा है, बात तो मान ले। तो नहीं हम नहीं मानेंगे, आपका भी बात नहीं मानेंगे, आप भी चुपचाप यहाँ पर से घटक जाइए नहीं तो मारो के फोड़ फाड़ देंगे। लो लाइसोसोम को भी अपना बदतमीजी दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब लाइसोसोम क्या किया, आकर के सबको समझा रहा है लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। तब लाइसोसोम खुद क्या करता है, गुस्सा करके अपने फट जाता है, जाओ जाओ नहीं हटेगा ना, हट जाते हैं, जाओ हम ही फट जाते हैं। और इसके पास कौन चीज़ है मेरे भाई, तो हाइड्रोलाइटिक एसिड है। और हाइड्रोलाइटिक एसिड का काम क्या है, कोई भी चीज़ को खत्म कर देना। यानी हाइड्रोलाइटिक एसिड जैसे ही छिड़कना स्टार्ट किया तो हाइड्रोलाइटिक एसिड जैसे ही छिड़का है इसमें तो सारा कुछ मर गया। जब सारा कुछ मर गया तो इसमें न्यूक्लियस बचेगा। अरे भैया ये अपने आप को फाड़ चिट लिया, नहीं हम फट जाएंगे, फाड़ लिया अपने आप को। और जैसे अपने आप को फाड़ लिया इसका मतलब अपने आप को अपने से फाड़ना, अपने आप को खुद से मारना क्या कहलाएगा, आत्महत्या कहलाएगा। तो आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है मेरे भाई, तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। यानी लाइसोसोम जो है वो अपने आप को मार लेता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक बात सोच लो, तब ध्यान से देखना। यानी मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जो वेस्ट डिफरेंस के अंदर भी जो स्पर्म जो मर जा रहा था उस स्पर्म को मारने का काम कौन कर रहा था। यानी यहाँ पे जो गंदगी फैल गई है इस गंदगी को हटाने का काम कौन करेगा, तो लाइसोसोम करेगा। यही लाइसोसोम है जो कि जो चीज़ मर जाता है और यहाँ पे जो जमा रहता है उसको हटा देता है क्लास से। समझ में आया? यानी लाइसोसोम इसको साफ करने का काम करेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। 2 मिनट में मैं रिवीजन करता हूं और आपके दिमाग में डालने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, हर एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग करो। सबसे पहली बात, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने स्टार्ट किया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे मेन पार्ट जो था वो आपका टेस्टिस था। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल रहा था, वहाँ से स्पर्म का निर्माण भी हो रहा था और स्पर्म वेस्ट डिफरेंस के माध्यम से पेनिस तक पहुँच रहा था और पेनिस उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रवेश करवा रहा था। ठीक है, यानी इसमें जो सबसे मेन पार्ट था वो बेसिकली आपका टेस्टिस ही था। टेस्टिस का काम हो रहा था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निकालना। जिस इंसान के अंदर अगर टेस्टिस नहीं है वो इंसान अपने आप को मर्द फील नहीं करेगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। हर एक चीज़ के बारे में जिक्र करिए लिए हैं एक दो बार। अच्छा सुन लो, स्पर्म वेस्ट ना हो इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 30 डिग्री से कम चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस से कम चाहिए। हमारे बॉडी पार्ट से अलग इसलिए उस पार्ट को रखा गया था ताकि बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है उसमें एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए भगवान ने उसको अलग कर दिया। ठीक है, तो देख लीजिएगा, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। 1-2 बार देखिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगी। और कल की क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज मैं थोड़ा सा क्लास लिया हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा दिक्कत है टाइम का। टाइम आधा घंटा दिया बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ। समझ में आया ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रिवीजन कर लोगे। और एक एक चीज़ समझना, लिखने की ज़रूरत एकदम नहीं है। मैं आपको नोट प्रोवाइड करूँगा, नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपका ये काम है कि इसको बार बार देख करके रिवीजन करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आई होगी और कल की क्लास में फिर जिक्र करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।